हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं उसकी ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला चल रही है उसी श्रृंखला के अंदर हमने आपकी जो पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक है हिंदी अनिवार्य की क्षितिज, उस क्षितिज से हमने प्रारंभ किया था और क्षितिज के अंदर सबसे पहले हमने गद्य भाग लिया था। गद्य भाग में हमने सबसे पहले जो है पाठ 1 जो कि गद्य भाग का पाठ 10 था, यानी कि पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 था, उसमें स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा जो है वो पूर्ण कर लिया है। सभी स्टूडेंट जो है अपना होमवर्क कंप्लीट जो है करके पूर्ण करके गृह कार्य पूर्ण करके जो है आपका जो ग्रुप बना हुआ है होमवर्क का, गृह कार्य का जो ग्रुप बना रखा है उसमें आप लोग भेज देवे। अगला अपने अध्याय गद्य भाग से पाठ 2 और पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 स्टार्ट किया था और अध्याय जो है उसका जो है उसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। और रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय के बारे में कल अपन ने पढ़ लिया था कि जन्म मृत्यु बेनीपुर बिहार जो है मुजफ्फराबादपुर जिला और वहाँ पर बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ, इसलिए रामवृक्ष के साथ बेनीपुरी शब्द जुड़ गया। जन्म मृत्यु पढ़ी, रचनाएं पढ़ी, कई सारी पत्रिकाएं गद्य की विभिन्न विधाओं पर लेखन किया। कलम के जादूगर नाम का उपनाम जो है इनको दिया गया है और मैंने बताया भी था साथ में कि कलम के मजदूर जो है वो प्रेमचंद को कहा जाता है। पाठ का परिचय पढ़ लिया था। पाठ का जो शीर्षक दिया गया था वो था बाल गोविंद भगत। तो आज यहीं से आगे चलेंगे अपन बाल गोविंद भगत। रामवृक्ष बेनीपुरी और रामवृक्ष बेनीपुरी का जो चैप्टर आया है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी और चैप्टर का जो नाम है, अध्याय का जो शीर्षक है नाम है वो है बाल गोविंद भगत। अब देखो बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ते हैं। तो बाल गोविंद भगत मंझोले, कठिन शब्द आता है इसमें, मंझोले, मंझोले का मतलब है मध्यम, मंझोले है मध्यम जो कतराव, मध्यम है ना, उसको कहते हैं मंझोले। मंझोले का मतलब हो गया क्या है कि मध्यम, वो मंझोले। चलेंगे आगे। तो बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे कि बाल गोविंद भगत जो है वो बाल गोविंद भगत मंझोले, मंझोले का मतलब है मध्यम, यानी ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, मीडियम साइज जिसको अपन बोलते हैं। तो मंझोले कद के, कद यानी लंबाई, कद के गोरे चिट्टे आदमी थे कि गोरे और चिट्टे, देखने में बहुत गोरे चिट्टे अच्छे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। आयु कितनी रही होगी? 60 से ऊपर ही उनकी आयु रही होगी। बाल पक गए थे, यानी बाल पक जाने का तात्पर्य बाल सफेद होने लग गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे। लंबी दाढ़ी यानी बहुत लंबी दाढ़ी रखे या जटाजूट, जटाजूट बालों से युक्त, जटाजूट का मतलब हो गया बालों से युक्त, यानी बहुत ज्यादा बाल चेहरे पर या दाढ़ी बढ़ाकर जो है वो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। लेकिन हमेशा उनका जो चेहरा था, किंतु हमेशा उनका जो चेहरा था वो सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था, यानी उनकी दाढ़ी तो रहती थी चेहरे पर, लेकिन इतनी नहीं कि बहुत लंबी दाढ़ी रखते हो, हल्की हल्की दाढ़ी रहती थी और उस दाढ़ी में उनके जो है बाल सफेद सफेद आ गए थे, तो उनके चेहरा जो था वो सफेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कपड़े शरीर पर ज्यादा नहीं पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र
और सिर में कबीर पंथियों की सी कलपटी टोपी। तो कमर में खाली एक लंगोटी जो थी, नीचे कमर में एक लंगोटी जो है वो लपेटा करते थे, और सिर में यानी सिर पर कबीर पंथियों सी, जैसे कबीर जो कबीरदास जी थे उनके पंथ को मानने वाले, उनके संप्रदाय के मानने वाले जो थे, कबीर पंथी यानी कबीर के संप्रदाय मानने वाले जो लोग हुए हैं, जो वो टोपी लगा लेते हैं कानों के यहाँ तक, ऐसी टोपी, ऐसी कनपटी टोपी, कनपटी यहाँ कान के यहाँ का हिस्सा कनपटी, ऐसी टोपी जो है वो लगाते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा सर्दी, जाड़ा सर्दी, जब जाड़ा आता यानी जब सर्दी आती तो क्या करते, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली, कमली यानी कंबल, कि जब सर्दियां आती तो भी ज्यादा कुछ ओढ़ते पहनते नहीं थे, काले क्या करते, एक काले रंग का जो कंबल था वो ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, मस्तक यानी माथे पर, हमेशा चमकता हुआ यानी हमेशा चमकता हुआ क्या दिखाई देता, रामानंदी चंदन, यानी कि जो रामानंदी संप्रदाय वाले जो चंदन का तिलक लगा लेते हैं, ऐसा चंदन उनके मस्तक पर दिखाई देता, जो नाक के छोर से ही औरतों की तरह टीके की तरह शुरू होता, जो नाक के छोर से यानी यहाँ से लेकर ऊपर तक, नाक का छोर, छोर यानी अंतिम, कि जहां नाक का छोर है वहां से अंतिम से शुरू होकर वो क्या रहता, नाक के छोर से ही औरतों की टीके की तरह शुरू होता था, जैसे औरतें टीके लगाती ऐसे शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, और गले में तुलसी का जो पौधा होता है उसकी जड़ों से एक माला जो थी, बेडोल, जो बिना व्यवस्थित, जो व्यवस्थित नहीं हो, ऐसी बेडोल की माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब लेखक यहाँ पर बता रहे रामवृक्ष वेणुपुरी जी कि ऊपर की जो तस्वीर है उस तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वो कैसे थे, बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ का मतलब है जो अपने परिवार के साथ रहे, पति पत्नी बच्चे सब एक साथ रहे, वो गृहस्थ, यानी अपनी पत्नी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ जो रहे वो होते गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी यानी पत्नी, लिखूंगा इसको तो क्या लिखने की आवश्यकता है, उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। लेकिन कह रहे हैं उनकी गृहिणी यानी पत्नी की तो मुझे याद नहीं, लिख लेता हूं चलो, गृहिणी यानी उनकी पत्नी की तो लेखक को याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू, पतोहू, पतोहू का मतलब हो जाएगा पुत्र वधू, पतोहू का मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र वधू। कि उनकी गृहिणी की यानी उनकी पत्नी की तो लेखक को याद नहीं, वो बता रहे कि भाई वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी गृहिणी के बारे में तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू, पतोहू यानी बेटे की पत्नी यानी कि पुत्र वधू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, और खेती बाड़ी के साथ में क्या था, एक अच्छा साफ सुथरा मकान जो था वे भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। देखो लेखक कह रहे किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी, कि खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे, तो खेती बाड़ी करते हुए, परिवार रखते हुए भी बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे। फिर भी क्या थे, वो साधु थे। क्यों थे वे साधु, साधु की सब परिभाषाओं पे खरे उतरने वाले, कि साधु की जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उन परिभाषाओं पे वो खरे उतरने वाले। खरा उतरने का तात्पर्य उन सब परिभाषाओं को पूरी करने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, अंडरलाइन कर लेना भाई, छोटे प्रश्न में आ सकता है अति लघु में, कि साहब बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे,
ये किसको साहब कहते थे? तो किसको? कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कि वो उनको साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को तो वो गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते। और क्या करते? कभी भी झूठ बोलने का काम नहीं करते, खरा व्यवहार करते, यानी सबसे जो अच्छा व्यवहार है, अच्छा व्यवहार किया करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, कि किसी से भी उन्हें बात करनी होती तो दो टूक बात जो उनको करनी होती थी, उससे दो टूक बात से करने में वो कभी संकोच नहीं करते थे, कभी शंका नहीं करते थे। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, ना किसी से खामखा यानी व्यर्थ में ही, बेकार में ही झगड़ा मोल लेते थे। किसी से व्यर्थ में, बेकार में झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, और किसी की पराई जो चीज होती उसको कभी स्पर्श ना करते, कभी ना छूते, और ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, और बिना पूछे, बिना बातचीत किए, बिना पर आज्ञा के वो उसे व्यवहार में यानी उपयोग में भी ना लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। देखो, इस नियम को, किस नियम को? ये सब बातें जो ऊपर कही गई है कि किसी की चीज जो है सबसे बातचीत करते, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते, किसी की चीज जो है नहीं लेते, बिना पूछे किसी की चीज को ना तो छूते और ना उपयोग में लेते। तो इन सब नियमों को कभी कभी इतनी बारीकी से निभाते थे, इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कुतूहल यानी आश्चर्य, कुतूहल का मतलब हो गया आश्चर्य होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। ऐसा भी नहीं था कि वो किसी के भी खेत में शौच आदि नित्य कर्म के लिए चले जाए, ऐसा भी कभी नहीं करते थे। वे गृहस्थ थे, यौवने में तो वो क्या थे? गृहस्थ थे, गृहस्थी के साथ, परिवार के साथ रहते थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। लेकिन वो ये मानते थे कि उनकी जितनी भी चीजें वो सिर्फ किसकी है? साहब की है। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, कि जो कुछ भी उनके खेत में पैदा हुआ करता, यानी अनाज, धान, जो भी वो पैदा करते, उसको क्या करते? सबसे पहले खेत में पैदा होता तो सिर पर लाद कर, यानी सिर पे उसे उठा करके, लाद करके पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। साहब का दरबार यानी कबीर पंथियों का जो एक मठ होता है, दरबार होता है, उसमें ले जाते। उनके घर से 4 कोस दूर पर था, और उनके घर से कितना दूर पड़ता था? 4 कोस दूर, और एक कोस में शायद 3 किलोमीटर होते होंगे, तो 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से, मतलब यानी कि क्या था? 4 कोस दूर, उनके घर से 4 कोस दूर एक कबीरपंथी यानी कबीर संप्रदाय, कबीरदास जी का जो संप्रदाय है उनके मानने वाले लोगों का मठ था। मठ वे स्थान जहाँ पर एक पंथ को मानने वाले लोग इकट्ठे होते हैं और धर्म के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा मठ था। वे दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उन्हें घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अब जो भी फसल होती है उसे लाद कर 4 कोस दूर कबीरपंथी के मठ ले जाते, वहां पर वो भेंट स्वरूप जो जितना चाहते थे इतना रख लेते थे, और बाकी जो प्रसाद रूप में, प्रसाद कहते हैं कृपा को, प्रसाद बांटते हैं ना, कभी कभी ऊपर में प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद यानी कृपा, ईश्वर की कृपा मानते हैं इसको, कृपा, वो प्रसाद यानी ईश्वर की कृपा। तो प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना गुजर चलाते, यानी उसी से अपना गुजारा जो होता वो गुजारा चलाते थे, उसी से अपना गुजारा उनका वो चलाया करते थे। फिर देखें आगे, इससे गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, कि इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध यानी मोहित हो जाना किसी के ऊपर, तो इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था
उनके मधुर गान पर इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, यानी लेखक किस पर मोहित था? उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे, कि इन सब के ऊपर भी मैं तो मुग्ध, मुग्ध यानी मोहित, कि मैं तो मुग्ध था, मुग्ध यानी मोहित। किस पर मोहित थे लेखक? लेखक मोहित थे उनके गान पर, उनका मधुर गान जो सदा सर्वदा यानी हमेशा जो है सुनने को मिलते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद, क्या सुनने को मिलते थे? कबीर दास जी के द्वारा गाए जाने वाले सीधे साधे सरल पद जो थे वो वे गाया करते थे, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। जो उनके कंठ, कंठ कहते हैं गले को, तो उनके गले की ध्वनि में मानो कैसे लगते थे? सजीव होकर, मतलब उनके कंठ से, गले से आवाज निकल के मानो क्या हो गए? सजीव यानी जीवित हो उठते हैं। आषाढ़ की रिमझिम, अब देखो भाई आषाढ़ हिंदी का एक महीना है, आप हिंदी महीनों के नाम याद कर ले भाई सभी, आप हिंदी महीनों के नाम याद कर ले सभी। आषाढ़ का मतलब है एक हिंदी मास है जिसका नाम आषाढ़ होता है। देखो हिंदी महीनों के नाम याद कर लें सभी। चैत्र से प्रारंभ होता है अपना हिंदू नववर्ष जो होता है वो चैत्र से प्रारंभ आते हैं, चैत्र प्रतिभा से। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अश्विन, है ना, 4 महीने हो गए। फिर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अश्विन, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, मगफर यानी मार्गशीर्ष, और फिर माघ और फागुन, ऐसे करके आपके जो है 12 महीनों के नाम आपको याद कर लेने हैं, है ना। तो ये आषाढ़ जो कि कब आता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ के बाद में, यानी जेठ के माह जो इसके बाद आषाढ़ आता है, और फिर उसके बाद फिर जो है श्रावण मास लग जाता है। तो बारिश के पहले जो ये मान लें अभी कि अभी लगभग ये महीना चल रहा होगा, बारिश के पहले इस माह का प्रारंभ होता है हिंदी में। तो जो भाई क्या था कि ये कह रहे हैं कि आषाढ़ की रिमझिम, कि आषाढ़ में रिमझिम बारिश यानी हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है, जैसे अभी हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, और समूचा गांव जो होता है वो खेतों में क्या होता है? उतर पड़ता था। क्योंकि भाई क्या होता है, बारिश में आने के पहले जो हमें फसल होती है, खरीफ की फसल जो होती है वो बोनी होती है। तो खरीफ की फसल अब बारिश आती है उसकी पूर्व बोई जाती है। तो इस माह में यहाँ पर इस समय आसपास जो है बारिश का माह होता है, बारिश के आसपास का समय होता है। तो आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव, यानी समूचा मतलब पूरा गांव, खेतों में उतर पड़ा। कई हल चल रहे हैं, कई रोपनी हो रही है, कई हल चल रहे हैं और कई रोपनी। रोपनी का मतलब है रोपण। किसका रोपण? धान का। रोपनी का मतलब है रोपण, और रोपण किसका? धान का। धान जो होता है उसके क्या होते हैं? पौधे, पानी से भरे हुए खेत जो होते हैं उसमें पौधे जो है, छोटे छोटे पौधे उसमें रोपे जाते हैं भाई, उसे कहते हैं रोपणी। तो रोपण हो रही है, दान के पानी भरी खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, कि धान के पानी से भरे हुए खेत, कि चावलों के खेत हैं और वो पानी से भरे हुए हैं, और उन खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, यानी बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा, कलेवा जानते हो भाई, गांव के बच्चे तो जानते होंगे अपने, कलेवा। प्रातः का भोजन मान सकते हैं अपन इसमें, भोजन या नाश्ता। प्रातः का भोजन या नाश्ता जो है उसे हम कलेवा कह सकते हैं। तो औरतें जो होती वो कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, मेड़ पर, मेड़ भी लिखूं क्या भाई? मेड़, मेड़, खेत, खेत की दीवार, खेत की दीवार होती है ना भाई,
उस पर बैठने के लिए वो मेड़, उन मेड़ पर बैठी है। नेक्स्ट अगले पेज पर आ जाए आप, पेज संख्या 71 पर, पेज नंबर 71 पर आ जाए आप सभी लोग। तो औरतें जो है वो कहाँ बैठी है, वो मेड़ पर बैठी है औरतें। क्या लेकर बैठी है मेड़ पर, कलेवा। कलेवा यानी कि जो भोजन है, सवेरे का जलपान, प्रातःकाल का भोजन है, नाश्ता जो है उसे लेकर बैठी है। ठीक है, तो पेज नंबर जो है 71 पर आगे देखेंगे। आसमान बादल से घिरा है, यानी आसमान जो था वो बादल से घिरा है, यानी आकाश में बादल जो है वो बादल छाए हुए हैं। धूप का नाम नहीं, क्या नहीं है, धूप का नामो निशान नहीं है। ठंडी पुरवई चल रही है, और ठंडी पुरवई, पुरवई होती है पूरब की तरफ से आने वाली हवा है, पुरवई। लिखूंगे इसको भी, कहाँ लिखूं, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, है ना, इसको मिटा रहा हूँ, आगे लिखता हूँ, आप साथ के साथ नोट कर लिया करो भैया। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, इस इधर की तरफ को मिटा रहा हूँ मैं। तो पूर्वाई, पूर्वाई है, पूर्वाई है, पूर्वाई, पूर्वाई। तो पूर्व दिशा से चलने, पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं, पूर्व दिशा से चलने वाली जो हवाएं होती है वो पूर्वाई कहलाती है ना। तो ठंडी पूर्वाई चल रही है, यानी ठंडी ठंडी पूर्व दिशा की तरफ से हवाएं चल रही है। ऐसे ही समय में, ऐसे समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठ बैठी है। अब देखो, ऐसे समय में आपके कानों में, कि आपके जो कान है उसमें एक स्वर तरंग, स्वर तरंग यानी स्वर की आवाज जो है वो झनकार सी, झनकार के रूप में उठी। ये क्या है, ये कौन है, ऐसा लगा कि ये है क्या और ये कौन है, ये पूछना ना पड़ेगा, इस बात को पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब स्वर तरंग सुनाई दी तो सभी समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये कौन है, इसको पूछने की जरूरत नहीं है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। कि स्वर संगीत सुनाई देता है और इसको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, लिथड़े यानी लथपथ, लिथड़े, लथपथ, ठीक है। बाल गोविंद भगत जो है समूचा शरीर कीचड़ से लिथड़े यानी कीचड़ से लथपथ जो है अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, यानी अपने खेत में क्या कर रहे हैं, जो धान है, इधर है ये धान का रोपण जो है, धान के पौधों का रोपण वो कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को लेती है, चावल के पौधे को लेती है और उसको अपनी खेत के अंदर जो है क्या कर रही है, पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध का मतलब है लाइन से, पंक्ति से, लाइन की लाइन खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। उनका कंठ, गला, कंठ यानी गले से, कि उनके कंठ से एक एक शब्द, उनके गले से निकलने वाला एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, संगीत की ऊंचाइयों पर, जीने का मतलब ऊंचाइयों पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर भेज रहा है, स्वर्ग की ओर। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की ओर भेज रहा है। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर जो खड़े हुए लोग हैं उनके कानों की तरफ, यानी उनका स्वर, उनके गले से निकलने वाली जो ध्वनियां है, कुछ तो बहुत ऊंचाई आकाश से मानो स्वर्ग में चली जा रही है और कुछ नीचे धरती पर खड़े लोगों के कानों तक। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। अब बच्चे जो हैं वो खेलते हुए क्या करते हैं, झूम उठते हैं, आनंद में झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं।
मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। और मेड़ पर यानी खेतों की दीवारों पर जो खड़ी हुई औरतें हैं उनके होठ कांप उठते हैं। होठ क्यों कांप उठते हैं? क्योंकि वे गुनगुनाने लगती हैं। उनके होठ कांपने लगते हैं, इसलिए कांपने लगते हैं क्योंकि वो भी उन बाल गोविंद भगत के संगीत को, स्वर को सुनकर गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाओं हल चलाने वाले, हलवाओं का मतलब क्या है? हल चलाने वाले। हल चलाने वाले, ठीक है। हल चलाने वाले जो है, उन हल चलाने वालों के पैर, उनके पैर भी जो है ताल से, ताल यानी बाल गोविंद भगत का जो संगीत स्वर था उसके साथ, ताल के साथ साथ मानो उठने लगे हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियों का एक अजीब क्रम से चलने लगती है। और जो रोपनी करने वाले हैं, रोपनी यानी जो फसल में रोपनी का काम कर रहे हैं, पौधों को रोप रहे हैं, उन पौधों को रोपने वाले जो है उनकी उंगलियां यानी उनकी जो हाथ की उंगलियां हैं वो भी अजीब क्रम में यानी एक अजीब क्रम के साथ क्या है, चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, कि बाल गोविंद भगत का ये जो है क्या संगीत है या एक प्रकार का कोई जादू है। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है भाई, आपकी बोर्ड कक्षाओं के लिए एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि बाल गोविंद भगत जो थे उनके संगीत का जादू, बाल गोविंद भगत जो थे उनके संगीत का जादू का असर किस प्रकार लोगों पर होता। तो भाई देखो यहाँ का दृश्य आ जाएगा कि जब वो स्वर, उनके कंठ से स्वर निकलता तो ऐसा लगता है कि कुछ तो आकाश की तरफ जा रहा है और कुछ धरती पर खड़े लोगों के कानों की तरफ। खेतों के मेड़ों पर खड़ी हुई औरतें जो थी उनके होठ भी गुनगुनाने लगते, बच्चे नाचने झूमने लगते, और जो दूसरे रोपनी करने वाले हैं उनके हाथों की उंगलियां मानो एक क्रम में चलने लगती। तो ये सब कब होता है? जब बाल गोविंद भगत रोपनी करते समय संगीत या उनके कंठ से स्वर निकलते हैं, ठीक है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादों यानी भाद्रपद, भादो भादो कौन हो जाएगा? भाद्रपद, ये भी हिंदी मास है, हिंदी मास यानी हिंदी महीना है। ये भी भाद्रपद, ये श्रावण के बाद आता है, श्रावण के बाद जस्ट भाद्रपद आता है, बारिश का ही माह होता है ये। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, कि भाद्रपद मास की वे अंधेरी यानी जहां पर बिल्कुल प्रकाश नहीं हो, अधरतिया यानी आधी रात, अधरतिया देखो इसमें क्या है, ग्रामीण अंचल के शब्द आने ही है भाई। आधी रात, अधरतिया का मतलब क्या है? आधी रात जो है। अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, कि भादवे यानी भाद्रपद मास का एक अंधेरी रात का समय था, आधी रात बीत चुकी थी, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, यानी बहुत तेज वर्षा जब होती है तब कहते हैं मूसलधार। तो मूसलधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो। बादलों की गरज यानी बादलों का गरजना, बिजली की तरफ यानी बिजली का जो है कड़कना, उसमें आपने कुछ नहीं सुना हो, उसमें आपने चाहे कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुओं की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो सकती है। किंतु झिल्ली की झनकार की जो वर्षा के दिन जो होते हैं, उन वर्षा के दिनों में झिंगर जो बोलते हैं उनको कहते हैं झिल्ली। तो झिल्ली की झनकार यानी झिंगरों का बोलना, दादुर यानी मेंढक, दादुओं इधर लिख देता हूं, दादुओं का, तो दादू क्या हो जाएंगे आपके? दादू का मतलब हो जाएगा मेंढक।
बेंडा। तो जो दादू हैं उनकी टर टर यानी उनकी बोलने की आवाजें जो है सुनाई देती हैं, बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती कि चाहे कितनी ही झिंगर बोले, चाहे कितनी ही मेंढक टर करें, लेकिन उस समय में भी बाल गोविंद भगत जो है उनके संगीत को अपने कोलाहल, कोलाहल कहते हैं शोर शराबे, कोलाहल यानी शोर शराबे जो है उसमें डुबो नहीं सकती, यानी उसको वो समय में क्या नहीं कर सकती, उस डुबो नहीं सकती यानी उसको समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आज यहीं तक टिक मार्क कर लें आप लोग, कल यहीं से एक बार फिर प्रारंभ कर देंगे आगे अगली कक्षा में। आप लोग आज यहीं तक रखें अपने, यहाँ तक आप जो है अपने कठिन शब्दार्थ जो है नोट कर लें। और जैसा कि मैंने कक्षा प्रारंभ होने पर बताया था, आज के अपना गृह कार्य जो है वो कंप्लीट करके, पूर्ण करके, और जो गृह कार्य का आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग भेज दें, और नए पाठ में आप परिचय करके और ये कठिन शब्दार्थ करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट अगली कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।